हेलो एवरीवन गाइस, स्वागत है आपका आज की इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमने पिछले वीडियो में जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है कक्षा 12वीं मॉडल पेपर के, तो वो सारे के सारे सॉल्व कर लिए हैं। अब हम प्रश्न क्रमांक 6 से जो आगे के क्वेश्चन दिए गए हैं 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर वाले, तो वो आज के हम इस वीडियो में उसको पूरा का पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि यहीं से आपके जो वार्षिक पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों, वो यहीं से बनने वाले हैं। तो यदि आपको पास होना है, अच्छे मार्क्स लाना है, टॉप करना है, तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना चाहिए। और क्या करना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार के कंटेंट आपको निरंतर प्रोवाइड कराते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना बकवासवानी के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है अपना आदर्शक अर्थशास्त्र। तो दोस्तों, आदर्शक यानी कि आदर्श होना चाहिए वह अर्थशास्त्र जिसका संबंध क्या होना चाहिए से होता है। जैसे भारत में जनसंख्या की वृद्धि को कम किया जाना चाहिए, मतलब वह अर्थशास्त्र जिसका कथन या जिसका संबंध क्या होना चाहिए से होता है। जैसे उदाहरण भी देकर बताया गया है कि जैसे भारत में जनसंख्या की वृद्धि को कम किया जाना चाहिए, तो उसे आदर्शक अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक। अथवा में दिया गया है क्वेश्चन दोस्तों आपका बाजार अर्थव्यवस्था। तो बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पत्ति के जो साधन है, उत्पत्ति के कौन कौन से साधन हो गए? भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन। तो उसमें निजी स्वामित्व एवं नियंत्रण होता है, तो उसे क्या कहते हैं? बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं। उदाहरण जैसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था, वो बाजार अर्थव्यवस्था है। प्रश्न क्रमांक 7 है दोस्तों आपका कुल लागत। ठीक। तो कुल लागत किसे कहते हैं? किसी वस्तु के कुल उत्पादन में जो धन व्यय होता है, मतलब जो धन हम खर्च करते हैं, तो उसे कुल लागत कहते हैं। अब दूसरे शब्दों में अगर आप लिखना चाहो तो इस प्रकार से लिख सकते हो कि किसी वस्तु की निश्चित मात्रा को उत्पन्न करने में जो कुल मौद्रिक लागत आती है उसे कुल लागत कहते हैं। ठीक। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ। तो दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 7 का जो अथवा है तो उसमें है सीमांत लागत। सीमांत लागत किसे कहते हैं? किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई, अतिरिक्त एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इकाई के उत्पादन में जो अतिरिक्त लागत आती है उसे सीमांत लागत कहते हैं। बिल्कुल ही सरल। आप इनको क्या कीजिए दोस्तों, एक कॉपी में नोट करती जाइए, तो इससे आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी होती जाएगी। एक तो राइटिंग भी सुधरेगी और आपके थोड़े थोड़े जो कुछ फैक्ट्स हैं तो वो याद होते जाएंगे अभी के अभी। और यदि आप दोबारा तिबारा पढ़ोगे तो आप बिल्कुल वो क्वेश्चन आपको रट जाएगा, याद हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8 है उच्चतम निर्धारित कीमत। तो किसे कहते हैं उच्चतम निर्धारित कीमत? किसी वस्तु या सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित कीमत की ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं? उच्चतम निर्धारित कीमत कहते हैं। ठीक। इसके अथवा में है न्यूनतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं? बिल्कुल उसी टाइप का है कि किसी वस्तु या सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित कीमत की निम्नतम सीमा को न्यूनतम निर्धारित कीमत कहेंगे और उच्चतम सीमा को क्या कहेंगे? उच्चतम निर्धारित कीमत। ठीक। प्रश्न क्रमांक 9 है अपना संतुलन कीमत। दोस्तों, मैं बहुत ही कहे तो मेहनत करके आपके लिए यह वीडियो लाता हूँ, तो आप क्या कीजिए, 95% लोग वीडियो को देख लेते हैं और क्या करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। तो इससे दोस्तों जो मेरा मन है तो वो थोड़ा आगे पीछे होता रहता है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को तो देखते हो, पर चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों से भी कराइए, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ ऐसा कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा जो आपके लिए यूटिलिटी पैदा ना करता हो। यानी कि आपको जो यहाँ पर कंटेंट दिया जाएगा वो आपके लिए उपयोगी ही होगा। तो क्या करना है दोस्तों, आपको अपने दोस्त, भाई बहन, माता पिता से चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बढ़ें। तो ठीक है दोस्तों, संतुलन कीमत प्रश्न क्रमांक 9। वह कीमत जिस पर मांग तथा पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है उसे संतुलन कीमत कहते हैं। जैसे इसका सूत्र अपन लिखेंगे, संतुलन कीमत, संतुलन इक्वलिब्रियम प्राइस डी बराबर एस, मतलब कि जिस पर मांग और सप्लाई बराबर होती है, मांग और पूर्ति। बाजार संतुलन क्या है? बाजार संतुलन वह स्थिति जिसमें बाजार मांग बाजार पूर्ति के बराबर होती है, इसमें परिवर्तन की कोई प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। बाजार संतुलन में बाजार मांग बाजार पूर्ति के बराबर होती है, उसे क्या कहेंगे हम? बाजार संतुलन कहेंगे। ठीक। बाजार संतुलन का सूत्र होता है बाजार मांग बराबर बाजार पूर्ति। ठीक।
आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 10 है स्टॉक और प्रवाह में अंतर। तो ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने थोड़े कुछ बड़े लेवल के लिए लिया हूँ। यदि आपसे 3 नंबर या 4 नंबर में पूछा जाता है तो आप इस प्रकार से उसको लिख देना। ठीक, पहला पॉइंट रहेगा स्टॉक का। स्टॉक का संबंध समय के एक निश्चित बिंदु से होता है, जैसे 31 दिसंबर हो गया, मार्च हो गया, सोमवार हो गया। ठीक, ये क्या हो गया स्टॉक। अब प्रवाह, प्रवाह का संबंध समय की एक निश्चित अवधि से होता है, जैसे एक दिन, एक माह और एक वर्ष। दोनों दोनों सेम लग रहे हैं, आप सोच रहे होंगे, पर आगे तो पढ़िए, अभी आगे क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ठीक, दूसरा, स्टॉक एक स्थैतिक अवधारणा है और प्रवाह एक प्रावैगिक अवधारणा है। इसके आगे और देखते हैं हम। स्टॉक की तुलना एक पेड़ से की जा सकती है। ये मेन पॉइंट है दोस्तों। स्टॉक की तुलना किससे की जा सकती है? एक पेड़ से की जा सकती है, किंतु प्रवाह की तुलना एक पेड़ पर लगने वाले फलों से की जा सकती है। आप समझ गए होंगे आप। तो चौथा है, कुछ चरों की केवल स्टॉक अवधारणाएं नहीं होती, जैसे आयात और निर्यात, इनकी स्टॉक अवधारणाएं नहीं होती, लेकिन कुछ चरों की केवल प्रवाह अवधारणाएं होती है, आयात और निर्यात। तो इस अंतर को आप दोस्तों बिल्कुल याद कर लीजिए, क्योंकि 2022 बोर्ड परीक्षा में इसके आने की संभावनाएं बिल्कुल 100% है मेरे तरफ से। ठीक, मध्यवर्ती वस्तुएं अथवा में दिया गया था, तो उसको हम देख लेते हैं। वे उत्पादित वस्तुएं जिनका प्रयोग उत्पादक कच्चे माल के रूप में उत्पादन की प्रक्रिया में करता है, उसे मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। जैसे शक्कर उद्योग के लिए गन्ना, तो उत्पादित वस्तु रहती कौन? शक्कर, मिल से आती है। ठीक, तो जिनका प्रयोग उत्पादक, उत्पादक मतलब जो उत्पादन करने वाला है, वो कच्चे माल के रूप में करता है शक्कर का। सॉरी दोस्तों, मुझसे गलती हो गई। जो गन्ना होता है दोस्तों, तो गन्ना क्या है? मध्यवर्ती वस्तु है। ठीक, तो शक्कर, गन्ना से क्या निकाली जाती है? शक्कर। तो आप, गन्ना भी एक उत्पादित वस्तु है, तो उत्पादक क्या करता है? उससे शक्कर निकालता है, उत्पादन की प्रक्रिया में कच्चे माल के रूप में उसका प्रयोग करता है, तो वो मध्यवर्ती वस्तु हो गई। दूसरा उदाहरण वो आपके सामने दिया गया है। वस्तु विनिमय प्रणाली की कोई दो कठिनाइयाँ बताना है, तो दोहरे संयोग का अभाव। क्या होता था दोस्तों? प्राचीन काल में जब वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, तो उस समय दोहरे संयोग का अभाव था। कैसे? इस प्रणाली में व्यक्तियों को ऐसे व्यक्ति की खोज में भटकना पड़ता है जिसके पास उसकी आवश्यकता की वस्तु हो, मतलब जो उसे चाहिए उसकी आवश्यकता की वस्तु हो, और वह व्यक्ति मनुष्य की वस्तु के बदले में उस वस्तु को लेने को तैयार हो, मतलब वो कुछ देना भी चाहता हो और लेने को भी स्वीकार कर ले। तो इससे ऐसा कंफर्म नहीं हो पाता था दोस्तों, तो दोहरे संयोग का अभाव था। पहली कठिनाई हो गई। दूसरी कठिनाई क्या है? वस्तु के विभाजन में कठिनाई। कुछ वस्तु ऐसी होती हैं जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता, जैसे बकरी, कुर्सी, गाय, तो इनका विभाजन नहीं किया जा सकता, तो ये वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ थी। अथवा में है मुद्रा के दो कार, तो मुद्रा के दो कार सिंपल सा क्वेश्चन है, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। प्रश्न 12 है अपना। दोस्तों आप बोरिंग ना होइए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इनको पढ़ लीजिए, एक बार याद कर डालिए, रट डालिए, जो हो सके वो करिए, पर आपको ये प्रश्न बनना चाहिए ज़रूर, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। ठीक, प्रश्न 12 है, राष्ट्रीय आय मापन की आय विधि। तो किसी देश में एक वर्ष में समस्त उत्पत्ति के साधनों से प्राप्त आय के योग को क्या कहते हैं? ये कहते हैं राष्ट्रीय आय विधि। ठीक, आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय कैसे निकाली जाती है, इसका सूत्र आप लिख के आ गए ना, तो आपको कंफर्म है कि 2 नंबर तो जरूर मिलेंगे। इसका सूत्र याद करने वाला, लगान प्लस मजदूरी प्लस ब्याज प्लस वेतन प्लस लाभ या हानि। अथवा महेश के दोहरी गणना की समस्या क्या है? दोहरी गणना की समस्या, राष्ट्रीय आय के मापन में किसी वस्तु या सेवा का मूल्य एक से अधिक बार शामिल करना दोहरी गणना कहलाता है, मतलब दोबारा गणना करना। इससे कैसे बदल सकता है? तो इससे दोस्तों वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य शामिल किया जाना चाहिए। ठीक, दूसरी बात, अंतिम उत्पाद विधि एवं मूल्य वृद्धि विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। तीसरी बात, पुरानी वस्तुओं के क्रय विक्रय को शामिल नहीं करना चाहिए। तो ये हो गई दोहरी गणना की समस्या, और इससे बचने के उपाय हैं वो भी हो गए। ठीक, अब आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे अपना प्रश्न क्रमांक 13 है, समग्र मांग किसे कहते हैं? तो समग्र मांग वह मांग, एक अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में वस्तुओं एवं सेवाओं की मांगी गई कुल मात्रा को हम समग्र मांग कहते हैं। मतलब कि कोई अर्थव्यवस्था है और एक वर्ष हो गया, जैसे वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है दोस्तों? 1 अप्रैल से 31
मार्च तक, ठीक। ये वित्तीय वर्ष की अवधि होती है। तो एग्रीगेट डिमांड, समग्र मांग का क्या सूत्र होता है? एग्रीगेट डिमांड AD बराबर C+I+G, ये सूत्र के द्वारा आप इसको परिभाषित कर सकते हैं। प्रभावपूर्ण मांग अथवा में है, तो प्रभावपूर्ण मांग किसे कहेंगे हम? प्रभावपूर्ण मांग उस बिंदु पर होती है जहां समग्र मांग एवं समग्र पूर्ति दोनों बराबर होते हैं। तो ये क्या हो गई? प्रभावपूर्ण मांग हो गई। जहां समग्र मांग एवं समग्र पूर्ति बराबर, वो हो गई प्रभावपूर्ण मांग। इसका सूत्र है समग्र मांग बराबर समग्र पूर्ति। वेरी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इनको तैयार कर लेना चाहिए। मितव्ययिता का विरोधाभास क्या है? तो प्रश्न क्रमांक 14 है अपना ये। यदि अर्थव्यवस्था के सभी लोग अपनी आय से बचत के अनुपात को बढ़ा दें, मतलब जो अपनी आय हो रही है तो आय को तो बचा ही रहे हैं, उससे जो पिछली आय है उसको भी बचा रहे हैं, मतलब बचत वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा? अर्थव्यवस्था अपनी नीचे तौर पर चलने लगेगी, मतलब अर्थव्यवस्था चल नहीं पाएगी अच्छे से। तो क्या होगा? ऐसी स्थिति जिसमें लोग अधिक पैसा बचाने के लिए प्रवृत्त होते हैं, इससे ना ही कोई उपभोग करेगा ना ही राजस्व प्राप्त होगा। अब जैसे दोस्तों कोई दुकानदार है, हम उस दुकान से सामान ही नहीं लेंगे, बचत ज़्यादा करने लगेंगे, तो क्या होगा? ना ही उसकी आय बढ़ेगी ना ही राष्ट्रीय आय में बढ़ेगी, ठीक। तो इस प्रकार से होगा। अथवा में गुणक है, तो गुणक किसे कहते हैं? निवेश में होने वाले परिवर्तन के कारण आय में होने वाले परिवर्तन को गुणक कहते हैं। गुणक किसे कहते हैं? निवेश में होने वाले परिवर्तन के कारण जो आय में परिवर्तन होता है तो उसे गुणक कहते हैं। गुणक का सूत्र y बराबर C+I+G। आप वीडियो को पॉज करके इनको लिख सकते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 15 है अपना, उपभोग फलन किसे कहते हैं? तो उपभोग और आय के बीच संबंध को उपभोग फलन कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। उपभोग व्यक्ति की आय पर निर्भर करता है कि वो क्या उपभोग करना चाहता है, क्या खरीदना चाहता है, ठीक। आय में वृद्धि होने पर उपभोग में वृद्धि तथा आय में कमी होने पर उपभोग में कमी आती है। तो ये हो गया उपभोग फलन। इसका सूत्र होता है C बराबर F/। न्यून मांग के कोई दो कारण बताना है, तो न्यून मांग के दो कारण है दोस्तों, इनका थोड़ा वर्णन कर देना आप। नंबर बिल्कुल सटीक 2 के 2 मिल जाएंगे इसमें। क्या? न्यून मांग के कोई दो कारण है, सरकारी व्यय में कमी और दूसरा भुगतान से इसमें घाटा। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हमने जो 2 अंक के क्वेश्चन हैं तो उन सभी को आज हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। आगे और भी दोस्तों हमने लिख लिए हैं इन क्वेश्चंस को, आगे आने वाली वीडियो में आपको वो सारे के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करवाना है और दोस्त भाई बहन सभी से करवाना है दोस्तों। इससे हमको थोड़ी और ऊर्जा मिलेगी, तो हम थोड़े आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट्स, मोस्ट IMP क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं ऑल सब्जेक्ट्स के लेकर आएंगे। और मॉडल पेपर जो सभी सब्जेक्ट के जारी हुए दोस्तों, उनका भी सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। कहीं और जाने की आपको ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।